नीट 2022 पेपर अभी हुआ है। मैं आज आपसे थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, जो इसका जूलॉजी सेक्शन था उस सेक्शन के बारे में। तो मेरा पहला जो अपना इसमें निष्कर्ष निकल रहा है, जो कंक्लूजन में ड्रॉ कर पा रहा हूं, वो ये है कि ये क्वेश्चन अगर मैं पिछले साल के पेपर से इसकी तुलना करूं तो लेंथी था। आपको महसूस हुआ होगा कि आपका टाइम बायोलॉजी में ज्यादा लग रहा है। नॉट नेसेसरीली आई वुड से कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वर्डेड ज्यादा थे। जैसे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में केवल वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे। टाइम लग रहा था, कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए थे जिनमें से आपको 2-3 ढूंढ के निकालना था। इस तरह के क्वेश्चंस में अनफोर्स्ड एरर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो अगर आप पिछले साल के पेपर में इसको कंपेयर करें तो सर्टेनली मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट बताऊंगा और थोड़ा सा हायर लेवल के तरफ लेके जाऊंगा जो पिछले साल से था। अगर जिन बच्चों ने इस पे टाइम लगाया होगा उनका वाकई में पेपर काफी अच्छा हुआ होगा। जल्दीबाजी में हो सकता है कुछ इस तरह के एरर्स हो गए हो जो चीज बाद में दिखाई दी हो। स्कोप बहुत था कुछ क्वेश्चंस में गलती कर देने का। सो पहली बात तो ये एक जनरल मेरा जो इंप्रेशन है। कुछ क्वेश्चंस में रिप्रेजेंटेटिव तौर पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 161। सो क्वेश्चन नंबर 161 में आपसे एक है कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है और दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 और एक और C6H12O6 आपने डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करनी है। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो C12 तो रहेगा, लेकिन H24 की जगह एक्चुअली H22 हो जाएगा क्योंकि आपने H2 निकाला है, और O11 दैट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ माल्टोस। सो कई बारी गड़बड़ क्या होती है कि इस तरह के चॉइसेस H24 वाले चॉइसेस आसानी से लग सकते थे। सो यहां पर एक गलती होने की संभावना थी अगर जल्दी से अटेम्प्ट किया गया होगा। मुझे उम्मीद है अब आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ये पेपर ऐसा था जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगाना था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सो ये जो स्टेटमेंट है ओवरऑल ठीक है। बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। जब भी आप किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करेंगे, बायोलॉजी में प्रॉब्लम ये है कि आपको हर चीज की एक्सेप्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि ये पेपर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। आपने सबसे पहले जिंदगी में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, इसीलिए वो आपको एक बहुत बेसिक लेवल पर चेक कर रहे हैं। सो जनरली ये स्टेटमेंट ठीक मानी जाएगी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, और जनरली उनकी डायड सिमेट्री होती है जिन्हें आप पैलिंड्रोम कहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अपनी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस में काटता है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट। देखिए यहां पर एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट, ये कोई बहुत ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। सो यहां पर आप जानते हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। सो यहां पर इस स्टेटमेंट को अब देखने का नजरिया चाहिए कि आप सही भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जी सबके लिए ये ठीक नहीं है। सो यस, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, वो बिल्कुल सिमेट्रिकल कट लगाते हैं, बीच में से कट लगाते हैं, कट बीच से हटकर के कट नहीं लगाते हैं। सो मान लीजिए एक ये है GAATTC। सो GAATTC इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। आपको पता है एक्चुअल कट यहां पर लगता है, लेकिन अगर A और T के बीच में लगता तो ये सिमेट्रिकल कट लगता, जो कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगाते हैं अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस में। लेकिन इतनी बात तो तय है कि ये बात सही है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जरूर कट लगाते हैं अवे फ्रॉम दी सेंटर, क्योंकि यहां पर ऑल नहीं लिखा, ऑलवेज नहीं लिखा। सो ये स्टेटमेंट भी मैं ट्रू मानूंगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है, ट्रू है, ये मानते हुए कि मेरे से बहुत बेसिक लेवल पर आप बायोटेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जो मेरे हिसाब से जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना था। ये देखिए, लुक्स लाइक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये याद रखिएगा कि मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बहुत जल्दीबाजी में मायस्थीनिया ग्रेविस देखा, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल देखा, बीच की चीज दिमाग ने दिखाई नहीं और सीधा
आपने आंसर लगा दिया। आर्थराइटिस, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट, याद कीजिए आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज इन्फ्लेम्ड जॉइंट। सो बड़ा इनोकुअस सा आंसर था, बड़े बड़े आंसर्स नहीं थे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहां पर इन्होंने ये उल्टा कर दिया था। टिटनी जो है वो बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया से होती है। सो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन में भी आप आसानी से कर गए होंगे, यहां फंसने की काफी गुंजाइश थी। एक और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, रिलीज ऑफ द स्पर्म, रिलीज ऑफ द स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ऐसा लग रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज हो रहा है, लेकिन ये फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। आप अगर अपनी एनसीईआरटी देखें सो यहां पर शब्द क्या होना चाहिए, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो अगेन यू कैन सी अ वेरी माइन्यूट क्वेश्चन दैट हैज बीन asked by the examiner here। और जो spermiogenesis है is the process of formation of sperm from spermatogonia। now this is again incorrect, क्योंकि spermatogonia से sperm बनने को पूरे स्टेप को spermatogenesis कहते हैं। spermiogenesis spermatid के डिफरेंशिएशन को कहते हैं, उस इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट क्या थी, इनकरेक्ट थी। वहां पर इनटू की जगह फ्रॉम आना था, यहां पर spermiogenesis की जगह spermatogenesis आना था। सो इसका मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आगे चलते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ई कोलाई में आई जीन म्यूटेट हो गई है। अगेन देयर विल बी so many arguments against and for my answer। so ये वो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर में नहीं था। so हमने कहा कि आप लैक ओपरन को थोड़ा सा याद कीजिए। लैक ओपरन में ये Z, ये Y, ये A जीन है, इसका कॉमन प्रमोटर, बीच में ऑपरेटर रीजन है, ये लैक आई है, ये इसका प्रमोटर है, इसका जो प्रोटीन है वो रिप्रेसर है। जब लैक्टोज जो कि इंड्यूसर इसको बाइंड करके इनएक्टिवेट करता है तो ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता, और अगर जब ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता तो ये ट्रांसक्राइब हो जाएगा। अब हमसे कहा यह है कि आप ये मान के चलिए कि ये म्यूटेशन इस तरह से हुई है। देखिए आई जीन म्यूटेट हुई है और हमें बताया गया है कि इस म्यूटेशन का असर क्या है, कि इसका प्रोडक्ट जो है वो इंड्यूसर को बाइंड नहीं कर सकता। सो दैट मींस ये जो लैक्टोज है, ये बाइंडिंग जिसकी वजह से रिप्रेसर इनएक्टिवेट होता है, ये बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप बहुत ज्यादा अगर सोचेंगे कि जी रिप्रेसर बनेगा कि नहीं बनेगा, वहां उन्होंने क्लियरली लिखा है कि वो जो रिप्रेसर है, बस फर्क ही आया इस म्यूटेशन का कि वो इंड्यूसर को बाइंड नहीं कर पा रहा है। सो अगर वो इंड्यूसर को बाइंड नहीं कर पा रहा है तो इनएक्टिवेट नहीं होगा, और वो जो रिप्रेसर है वो बाइंड करेगा और ये ट्रांसक्राइब नहीं होगी, ओपरन ट्रांसक्राइब नहीं होगा तो जीन के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। सो Z, Y एंड A genes will not be translated certainly। the degree of difficulty I would say would be high। so यहां पर मैं मॉडरेट नहीं कहूंगा, इस वाले क्वेश्चन को कहूंगा कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हाई है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को अगेन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी वुड बी हाई। हम ये कह रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ठीक होनी चाहिए बात, और oogenesis के लिए ठीक नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो वो ये कह रहे हैं कि ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस पर नॉट ट्रू फॉर oogenesis। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। दोनों के लिए ट्रू है। सो मुझे ये देखना है, ये कॉम्बिनेशन देखना है, ये दोनों के लिए ट्रू है, इसलिए ए आंसर नहीं है। सो मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन नहीं, ये आंसर नहीं होना चाहिए। आई होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें तो मियोसिस जब होता है, मियोसिस 2, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स इनटू 2 स्पर्मेटिड्स एंड देन आफ्टर मियोसिस देयर इज अ डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मायोजेनेसिस। सो दिस इज ट्रू। सो दिस बी इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट ट्रू फॉर oogenesis। oogenesis में मियोसिस जब सेकेंडरी oocyte का होता है तो ओवम बनता है। आई होप नाउ दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो हमारे आंसर में बी इंक्लूड होना चाहिए। सो बी इंक्लूड होना चाहिए, तो हमारा या तो आंसर ये है या आंसर ये है। अब देखिए सी, देखिए मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली। आप अपनी एनसीईआरटी देखिए, वहां पर ये जो सेल है, स्टेम सेल की बात हो रही है, स्पर्मेटोगोनिया है। जिस स्पर्म लीनिएज के पहले सेल की बात हो रही है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अपनी एनसीईआरटी खोलिए, क्लियरली शब्द लिखा हुआ है कि ये चीज कंटिन्यूअसली नहीं होती है, ये चीज क्या होती है, पीरियोडिकली होती है। सो इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या आ गया, बी, डी एंड ई। ये बात सही है। LH जो है लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करके एंड्रोजन बनवाता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। FSH सर्टोली सेल्स, कुछ फैक्टर्स की बात हो रही है जहां पर स्पर्मायोजेनेसिस में मदद करता है। सो ये रेगुलेशन होगा। सो दैट मींस द आंसर इज ऑप्शन 4, बी, डी एंड ई। अगेन आई वुड से कि अगर लास्ट ईयर
ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी वुड बी हाई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ था वो ये था। देखिए, इस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना बहुत थी। इस क्वेश्चन में केवल यहां से ये समझिए कि आपको करेक्ट बताना था केवल इसके बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सारे इंसुलिन के बारे में करेक्ट बताना शुरू कर दिया। आपसे केवल यह पूछा था कि वो स्टेटमेंट बताइए जो ठीक होंगी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए, ह्यूमन इंसुलिन के लिए। सो देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड चेन बनाई गई, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है। ई कोलाई में एक्सट्रैक्ट किया, कंबाइन किया उनको, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये जो प्रो हार्मोन आपकी बॉडी में बन रहा है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं है। ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, बट दिस इज नॉट जेनेटिकली इंजीनियर्ड। सिमिलरली जो बोवाइन और पोर्साइन इंसुलिन है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं है। वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से नहीं बना है, ये भी उसके लिए नहीं है। और कुछ जो एलर्जिक रिएक्शन है वो बोवाइन और पोर्साइन के लिए है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन बी। अगेन वेरी लाइकली टू कमिट मिस्टेक हियर। यहां पर मिस्टेक होने की बहुत ज्यादा संभावना थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि पिछले साल से मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आपको पता लगेगा कि ये गड़बड़ है। अब देखिए, सो इसका मतलब एक और चीज देखिए, अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं 15N के, सो एक बात देखिए कि एक बार राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद में 20 मिनट में ये 20 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और 20 के 20 में 15N होंगे। आधा आधा आप दिमाग लगाइए, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरे के बाद में ये 40 हो जाएंगे, 20 में ये रहेंगे और 20 में 14N रहेंगे। तीसरी में ये 80 हो जाएंगे एंड 15N मॉलिक्यूल विल ओनली ऑलवेज रिमेन 20 और टोटल में से आप वो माइनस कर दीजिए जिनमें 15N नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा है टोटली फ्री फ्रॉम 15N। दिस आंसर वुड बी 60 सेल्स। अगेन द लेवल ऑफ क्वेश्चन वाज हाई, वेरी वेरी हाई। सो इतना आसान ये पेपर नहीं था बेटे। अब देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। दिस क्वेश्चन वुड बी 196। इधर देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक ये होती है कि आप सबसे पहले उन दो जीन्स को एक बार मैप कीजिए जो सबसे ज्यादा दूर हैं। सो आपने कहा ए और डी, इनके बीच में 29 मैप यूनिट और 29% रिकॉम्बिनेशन है, 29 मैप यूनिट होगा। फिर आपसे कह रहे हैं ए और सी के बीच में 5 है, तो सी यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है। लेकिन ये वाली जो चीज है, देखिए बेटा ध्यान से, सी और डी के बीच में 24 है, ये आपको बता रही है कि सी यहां पर नहीं है, सी यहां पर है। सो अब तक आपको पता चल गया ए, सी और डी। अब देखिए, बी और सी के बीच में 15 है। सो बी और सी के बीच में 15 है तो 15 यहां भी हो सकता है। अगर 15 यहां है तो बी और डी के बीच में 9 होगा। सो बी और डी के बीच में आप देख रहे हैं 9 है, 15 यहां नहीं है क्योंकि बी और डी के बीच में 9 है। इमीडिएटली आपके सामने ए, सी, बी, डी ये सीक्वेंस आ गई एंड ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, अगेन द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी शुड बी कॉल्ड एज अ प्रीटी हाई डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन था। सो दिस लास्ट क्वेश्चन वाज, in a scrubber the exhaust from the thermal plant is passed through the electric wire। so ये तो पहले ही गलत हो गया है। so this is absolutely wrong, so it is not passed through the electric wires। ये बात तो बिल्कुल गलत है। आगे आइए, particulate matter cannot be removed by scrubber but can be removed by electrostatic precipitator। this is right। बहुत देखिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्लियर लाइन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर वो रिमूव कर देता है। 99% कुछ इस तरह की चीज भी लिखी हुई है। सो यहां पर ये बात सही है कि कुछ पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है ना कर पाए, लेकिन ज्यादातर वेरी 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 स्मॉल ऐसा लिखा हुआ आपकी एनसीईआरटी में कि वो कई बार नहीं हो पाता। लेकिन 2.5 जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काफी एफिशिएंटली क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। दिस आई वुड से नॉट एंटायर फ्रॉम द एनसीईआरटी। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इसका मतलब जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो ये मैंने वो क्वेश्चंस किए जो मेरे हिसाब से डाइसी थे जूलॉजी सेक्शन में। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर मैं पिछली बार से देखूं तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी वाज सर्टेनली हाई। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए थी इसको करने के लिए। आपको कूल मेंटेन करना था, इसमें टाइम जरूर लगना था। तो हो सकता है कि पिछली बार की बजाय अगर आपके 5-10 नंबर अगर कम आ रहे हो तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट वुड बी द नॉर्मल थिंग टू हैपन इन जूलॉजी दिस ईयर। थैंक यू सो मच।